नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज के दिन बुद्ध पूर्णिमा पर भगवान बुद्ध की जन्मभूमि लुम्बिनी से विश्व को शांति का संदेश देंगे। इसी मौके पर प्रधानमंत्री बौद्ध तीर्थ स्थल को रेल और सड़क मार्ग से जोड़ने की योजना का ऐलान कर सकते हैं। आपको ये भी बता दें कि पीएम मोदी करीब 4 साल बाद नेपाल के दौरे पर जा रहे हैं और अपने पहले कार्यकाल में उन्होंने 3 बार नेपाल की यात्रा की थी। दूसरे कार्यकाल में पीएम मोदी का पड़ोसी देश का ये पहला दौरा माना जा रहा है। वैसे तो भारतीय प्रधानमंत्री लुम्बिनी में कुछ ही घंटे रुकेंगे, लेकिन इस दौरान वो दोनों देशों के बीच सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने वाले कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कर सकते हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से बौद्ध तीर्थ स्थलों के विकास की गति तेज होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल के दौरे पर जा रहे हैं और पीएम मोदी यहां पर बुद्ध की जन्मस्थली जाएंगे और इसके बाद नेपाल के साथ द्विपक्षीय वार्ता की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा चीन के लिए भी कड़ा संदेश माना जा रहा है, क्योंकि इस दौरान पीएम मोदी का विमान नेपाल में चीन की मदद से बनाए गए एक एयरपोर्ट पर नहीं जाएगा। पीएम मोदी का विमान दिल्ली से उड़ान भरने के बाद पहले उत्तर प्रदेश के कुशीनगर एयरपोर्ट पहुंचा। इसके बाद कुशीनगर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हेलीकॉप्टर के जरिए सीधे बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी पहुंचे हैं। पीएम मोदी यहां पर लुम्बिनी पहुंचने के बाद सबसे पहले मायादेवी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद बौद्ध सांस्कृतिक केंद्र का भूमि पूजन किया जाएगा। करीब 6 घंटे के दौरान नेपाल के इस दौरे के दौरान दोनों ही देशों के बीच द्विपक्षीय बातचीत भी हो सकती है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी चीन की ओर से बनाए गए हवाई अड्डे को बाईपास करके सीधा लुम्बिनी के लिए उड़ान भरेंगे। यहाँ पर उनके आगमन के लिए यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल पर एक हेलीपैड का निर्माण भी किया गया है। इसे चीन के लिए जानबूझकर ठुकराने के रूप में देखा जा रहा है। भारत और नेपाल के बीच सांस्कृतिक और शिक्षा के क्षेत्र में कई समझौते हो सकते हैं। आज का दिन काफी अहम माना जा रहा है और साथ ही जल विद्युत विकास और साझेदारी और कनेक्टिविटी जैसे तमाम मुद्दों पर भी चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी का ये 5वां नेपाल दौरा है। दूसरे कार्यकाल में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन नेपाल पर जा रहे हैं। पीएम मोदी का ये दौरा दोनों ही देशों की दोस्ती के लिए काफी अहम माना जा रहा है। तो वहीं बुद्ध पूर्णिमा पर पीएम मोदी का ये दौरा चीन की बेचैनी बढ़ाने के लिए काफी है। वाराणसी की ज्ञान व्यापी मस्जिद में आज तीसरे दिन भी कड़ी सुरक्षा बंदोबस्त के बीच सुबह 8 बजे से ही सर्वे का काम शुरू किया गया। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान स्वास्तिक और आम ओम निशान पर एक बड़ा टैंक मिला है। हालांकि तालाब नहीं मिला, लेकिन इसके साथ ही दीवारों में जो आकृतियां बनी थी वो ना दिखाई दें, इसलिए पेंच कर दिया गया था। ये तहखाना एक ऐसा मिला है जिसे कूड़े के ढकने की कोशिश की गई और कल निगम के कर्मचारी वहां पर काम करने के लिए अंदर गए थे, लेकिन गर्मी की वजह से जल्दी ही उन्हें वापस लौटना पड़ा। सर्वे करने वाली टीम ने रविवार को करीब 65% काम पूरा कर लिया था। ज्ञानव्यापी सर्वे के दूसरे दिन छत और गुंबद की वीडियोग्राफी की गई। 5 तहखानों में से 4 का सर्वे हो चुका है और अब सिर्फ एक तहखाना ही बचा है। बताया जा रहा है कि 17 मई तक सर्वे का काम पूरा कर लिया जाएगा। साथ ही आपको यह भी बता दें कि इस दौरान रिपोर्ट पेश की जाएगी, लेकिन इस बीच कल मस्जिद में वाजू खाने के पास तालाब पर विवाद खड़ा हो गया था। मस्जिद समिति की आपत्तियों के बीच पिछले सप्ताह सर्वेक्षण को रोक दिया गया था और समिति ने दावा किया था कि सर्वे के लिए अदालत द्वारा नियुक्त अधिवक्ता आयुक्त को परिसर के अंदर वीडियोग्राफी करने का अधिकार नहीं है। सर्वे टीम ने कहा कि ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर का दूसरा दिन का सर्वे और वीडियोग्राफी काम संपन्न हो गया है और सोमवार को भी ये जारी रहेगा। और जनपद सोनभद्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम सभा हरैया में संदिग्ध परिस्थितियों में घर में आग लगने से 2 पशु जलकर मर गए हैं, तो वहीं एक की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। ये घटना रविवार की शाम की है, जब रामाधार भारती स्वर्गीय वासु भारती निवासी हरैया मधुपुर सोनभद्र के घर में आग लग गई। इस घटना के बाद
आपको बता दें कि घटना के वक्त सभी लोग बगल में बने मकान में सोए हुए थे और घटना में एक भैंस और एक गाय की जलकर मौत हो गई है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि इस दौरान भैंस की स्थिति काफी गंभीर इस वक्त बनी हुई है। तो वहीं इस घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। असम की बाढ़ हर साल लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनकर आती है। इस बार भी असम में बाढ़ ने लोगों की जिंदगी मुश्किल बना दी है और एक ऐसा ही आधिकारिक बयान सामने आया है जिसके अनुसार असम में बाढ़ की वजह से 7 जिलों में लगभग 57,000 लोगों की जिंदगी प्रभावित हुई है। बाढ़ से 15 राजस्व मंडलों को लगभग 222 गांव प्रभावित हुए हैं और लगभग 10,321.44 हेक्टेयर खेती की भूमि बाढ़ के पानी में जलमग्न हो गई। इस प्राकृतिक आपदा के दौरान एक बच्चे समेत 3 लोगों की मौत हो गई है। साथ ही 1,434 जानवर प्रभावित हुए और अब तक कुल 202 घर क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। सेना, अर्धसैनिक बलों, एसडीआरएफ और अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं ने राज्य में बाढ़ के प्रभावित इलाकों में बचाव और राहत कार्य का अभियान चलाया है। ऐसे में होजई, लखीमपुर और नगांव जिलों में कई सड़कें ऐसी हैं और पुल और सिंचाई नहरें क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। लगातार बारिश के कारण शनिवार को भी दीमा हसाओ जिले में 12 गांव में भूस्खलन हो गया। बड़े पैमाने पर असम में भूस्खलन और जलभराव के कारण इस पहाड़ी इलाके में रेलवे ट्रैक, पुल और सड़क संचार को भारी नुकसान हुआ है। एनडीआरएफ और एनएफ रेलवे ने एक आधिकारिक बयान में कहा है कि लुमडिंग में डिवीजन और लुमडिंग बदरपुर पहाड़ी खंड में कई स्थानों पर लगातार बारिश, भूस्खलन और जलभराव को देखते हुए पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने इस गंभीर स्थिति के कारण खंड पर ट्रेन सेवाओं के बदलाव किए हैं। हालांकि 2 ट्रेनें ऐसी हैं जो फंस गईं, जिनमें से प्रत्येक लगभग 1400 यात्री थे और रेलवे ने वायुसेना, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल और असम राइफल्स और स्थानीय लोगों की मदद से बड़े पैमाने पर रेस्क्यू अभियान शुरू किया। तो वही खबर राजस्थान से है, जहां राजस्थान के उदयपुर में कांग्रेस के 3 दिवसीय चिंतन शिविर का समापन हो चुका है। 3 दिन के बाद इस मंथन के बाद अब कांग्रेस ने 2024 की अपनी राजनीतिक वापसी की लड़ाई का रोड मैप तय कर लिया है। हालांकि चिंतन शिविर में बीते दिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि अगर कोई दल बीजेपी को हरा सकता है तो वो केवल कांग्रेस पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टियां नहीं हरा पाएंगी। बता दें कि राहुल गांधी के दिए गए इस बयान पर अब क्षेत्रीय पार्टियां भड़क उठी हैं। दरअसल राहुल गांधी ने रविवार को बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आरएसएस बीजेपी की विचारधारा देश के लिए खतरा है। मोदी सरकार ने नोटबंदी और जीएसटी से देश की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है। तो वहीं अब लोग लगातार बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी जैसे मामलों से जूझ रहे हैं। राहुल गांधी ने इस दौरान क्षेत्रीय पार्टियों पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी को अगर कोई हरा सकता है तो वो केवल कांग्रेस पार्टियां हैं और क्षेत्रीय पार्टियां ऐसा नहीं कर पाएंगी। उनके पास ऐसी विचारधारा नहीं है कि वो बीजेपी को हरा सके। राहुल गांधी ने यहां पर दिए गए इस बयान पर अब क्षेत्रीय दलों ने पलटवार करते हुए इसे बचकाना बताया है। समाजवादी पार्टी ने कहा कि चिंतन शिविर का निष्कर्ष अपने आप में दिखता है कि कांग्रेस देश की राजनीति के लिए कितनी खतरनाक है। तो वहीं आरजेडी के पार्षद रामबली सिंह ने कहा है कि अभी भी समय में काफी बीजेपी मजबूत है, उसे परास्त करने के लिए क्षेत्रीय पार्टियों का सहयोग के बिना कांग्रेस पार्टी भी कुछ नहीं कर सकती। तो हाल ही में आतंकवादियों द्वारा एक सरकारी कार्यालय में घुसकर कश्मीरी पंडित कर्मचारी राहुल भट्ट की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो वहीं अब जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को टारगेट किलिंग की साजिश को गंभीरता से लेते हुए सरकार ने कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा के लिए अहम मुद्दा उठाया है। आपको बता दें कि एक कदम उठाते हुए यहां पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रविवार को कहा कि प्रधानमंत्री पैकेज के तहत कश्मीर में तैनात हिंदू कर्मचारियों को तैनाती सुरक्षा जिलों और तहसील मुख्यालयों में की जाएगी। और इसी के साथ ही गवर्नर ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस कर्मचारी और हिंदू कर्मचारी और उनके परिवार को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करेगी। आगे यह भी कहा गया कि प्रधानमंत्री राहत पैकेज के तहत नियुक्त किए गए कर्मियों के कल्याण और सुरक्षा से जुड़े सभी मुद्दों का भी चरणबद्ध तरीके से समाधान किया जाएगा। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर सरकार की नई रणनीति के तहत पहले चरण में 859 कर्मचारियों की सूची प्रशासन द्वारा तैयारी की गई और इन कर्मचारियों को सुरक्षित जिलों या तहसीलों में
8 से 10 दिन के भीतर तैनाती दी जाएगी। इतना ही नहीं बल्कि इन कर्मियों को कार्यस्थलों के साथ ही कैंपों और किराए पर रह रहे स्थानों पर भी सुरक्षा के सभी पुख्ता बंदोबस्त किए जाएंगे। और इसी बीच रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा को ईडी सरकारी गवाह बना सकती है। 8 दिनों के वो हर दिन ईडी के ऑफिस आ रहे थे और सुबह आते थे और शाम को चले जाते थे। हर दिन उनसे पूछताछ होती रही, लेकिन अब तक उनको गिरफ्तार नहीं किया गया है। खबर अब ये सामने आ रही है कि उन्हें सरकारी गवाह बनाया जा सकता है। वो जांच में सहयोग कर रहे हैं और पूजा सिंघल से पूछताछ के बाद उन्हें दूसरे ही दिन गिरफ्तार किया गया था। आपको बता दें कि सीए सुमन और पूजा सिंघल की गिरफ्तारी के वक्त वो ईडी कार्यालय में ही थे, लेकिन उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। अभिषेक झा ने अपने पल्स अस्पताल में निवेश से संबंधित कागजात ईडी को दिए और पूजा सिंघल का हर राज अभिषेक झा जानते हैं। अगर वो सरकारी गवाह बन गए तो आईएएस के मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं और ईडी का काम आसान हो जाएगा। फिलहाल बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एक ट्वीट किया, जहां उन्होंने लिखा कि क्या पूजा सिंघल और उनके पति सरकारी गवाह बनना चाहते हैं। उनके इस ट्वीट के बाद से अभिषेक झा के सरकारी गवाह बनने की अटकलों को और हवा मिल गई है। आपको बता दें कि मनरेगा घोटाले में आईएएस की गिरफ्तारी हुई है और मनरेगा घोटाले के पैसों की मनी लॉन्ड्रिंग की जांच ईडी कर रही है। यहां पर 2008 का यह मामला बताया गया, जहां पर 18 करोड़ का मामला है। इसी समय पूजा सिंघल खूंटी में उपायुक्त थी। ईडी ने 6 मई को पूजा सिंघल से जुड़ी 18 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी भी की थी। इसमें से एक ठिकाना उनके सीए सुमन का था, जहां से 19 करोड़ कैश मिला है। पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा के पल्स अस्पताल में भी छापेमारी ईडी ने की थी। और शिवसेना ने एक बार फिर से अपने मुखपात्र सामना के जरिए सियासी विरोधियों पर जोरदार हमला बोला है। सामना के संपादकीय में बीजेपी पर जोरदार प्रहार किया गया और वहीं आरएसएस की काली टोपी पर भी सवाल दागे गए। ये संपादकीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की रैली के इर्द गिर्द है और इसमें कहा गया कि शिवसेना को कमजोर आंकने और नीचे खींचने का दुस्साहस भारी पड़ेगा। सामना में यह भी लिखा गया कि मुंबई में शिवसेना की शानदार सभा हुई। शिवसेना की सभाओं में जुटने वाली भीड़ का आकलन आज तक कोई नहीं कर पाया है। बीकेसी के खुले मैदान भी सभा की शुरुआत बांद्रा में हुई थी और उसका दूसरा छोर कुर्ला के पार चला गया था। लिहाजा विरोधी पार्टी की भीड़ पंडितों की भी बोलती बंद हो गई थी। संपादकीय में आगे लिखा गया कि सभा में सिर्फ उसी मैदान पर नहीं थी, बल्कि सभा स्थल पर लाखों लोग थे। उतने ही लोग बाहर फंसे पड़े थे और आसपास की सड़कों पर भी भीड़ की तूफानी लहर मानो उफान मार रही थी। शिवसेना पहले वाली नहीं रह गई और ऐसा दुष्प्रचार करने वालों की जुबान पर यह महासागर देखकर ताला लग गया है। शिवसेना मतलब सदैव उबलते गर्म खून वाली पीढ़ी ही है। पीढ़ियां बदलती गई, फिर भी उबलने वाला गर्म खून वही है। शिवसेना के राजनीतिक विरोधियों का आकलन कम पड़ रहा है, इसलिए शिवसेना के संदर्भ में उनका अनुमान रोज ही गलत साबित हो रहा है। कल की महाप्रचंड सभा की गई तो सभी विरोधियों की मिट्टी पलीद हो गई। सभा की भीड़ देखकर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे भी उत्साहित होकर बोले कि उनको एक एक फटकार से विरोधियों के दांत और मुंह खट्टे होते चले गए। खबर आगरा से सामने आ रही है, जहां चोरों के आतंक की एक और तस्वीर सामने आई, जिसने लोगों को हैरत में डाल दिया है। यहां शातिर चोरों ने एक घर को निशाना बनाया और फिल्म धूम की तर्ज पर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। आपको बता दें कि कमरे में सो रहे परिवार के लोगों के कमरे की कुंडी लगाकर चोरों ने चोरी की इस घटना को अंजाम दिया है। रस्सी लगाकर चोरों ने घर में प्रवेश किया था और 3 लाख कैश और काफी मात्रा में जेवरात ले उड़े। सूचना मिलते ही मौके पर सीईओ और डॉग स्क्वाड फॉरेंसिक टीम के साथ पहुंचे और थाना पुलिस ने भी जांच पड़ताल शुरू की। हालांकि पीड़ितों का यह कहना है कि करोड़ों की चोरी की गई है। आगरा के थाना मलपुरा क्षेत्र के गांव अभयपुरा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। 80 तोले सोना गया है साहब, 3 लाख रुपए नकद गए है और चांदी की चप्पल ही और कुछ तोड़िया फोड़िया थी औरतों की। लगभग कितने रुपए का सामान होगा आपके यहाँ? करीब ये समझ लो 1 करोड़। हाँ, 1 करोड़ से नीचे ही होगा कुछ। 70
70-80 लाख रुपए? हाँ 70-80 लाख रुपए, 80 का तो होगा ही कम से कम। ये वारदात कैसे हुई? क्या आप लोग कहाँ गए थे? हम तो ये बच्चे हमारे एक कमरा में सो रहे थे, बहू एक कमरा में थी, न जाने काहे के घुसे आए, उन्होंने बाहर से केवाड़ लॉक कर दिए, सभी की कुंडी बंद कर दे। बाहर की अंदर की। अच्छा, आदमी अंदर एक कमरे में हो गए, औरत तो एक में। और फिर वो उन्होंने अलमारी तोड़ फोड़ करी, सामान सट्टा दोनों अलमारियों से निकाल लिया। मैं बाहर सो रहा था यहाँ, तब ये आवाज़ आई, खटर पटर हो रही, इनकी कुंडी की आवाज़ दे रहे थे। जब मैं जगा, मैंने तारा खोला इसका, गेट का खोल करके जब मैंने बाहर की कुंडी खोली तो मैं आगे बढ़ा तो बीच की गैलरी खुली पड़ी थी। तो मैंने ये तो चोरी हो गई भाई। तब जो भजे 4 बल देखभाल करिए तो सब अलमारी खुली, सामान बिखरा पड़ा हुआ था। थाना मनपुरा क्षेत्र में एक अभयपुरा गाँव पड़ता है। इनमें श्री ब्रजेश पुष्पा जी रहते हैं, जो कि शिक्षा मित्र हैं और गांव में इनकी नियुक्ति है। बीती रात्रि इनके घर में चोरी की सूचना मिली, जिस पर हम लोग मौके पर आए हैं, मनपुरा हैं और आगरा से FSL टीम भी आई हुई है, डॉग स्पॉट गया हुआ है। कितना सामान बताया, क्या कुछ गया है इनके घर से? तहरीर प्राप्त नहीं हुई है, जब तहरीर प्राप्त होती है उसके मुताबिक। वारदात को किस प्रकार का अंजाम दिया गया है? मतलब कुंडी सुना है, कुंडी लगा के बताया जा रहा है कि रस्सी मिली है मौके पर, रस्सी के सारे उतारना बताया जा रहा है, लेकिन कोई भी तोड़ फोड़ या कुंडी टूटने वाली बात अभी नजर नहीं आई। खबर एटा से सामने आ रही है, जहां अवैध रूप से चलाई जा रही कच्ची शराब की भट्टियों पर छापेमारी की गई और कार्रवाई के दौरान काली नदी के तलहटी में सुलग रही शराब की भट्टियों को नष्ट कर दिया गया है। आपको बता दें कि जैतरा पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ यह अभियान चलाया है और वहीं अब SSP उदय शंकर सिंह के निर्देशन और राजकुमार सिंह के नेतृत्व में यह अभियान चलाया गया। साथ ही थाना अध्यक्ष डॉक्टर सुधीर कुमार सिंह ने काली नदी किनारे सुलग रही भट्टियों को नष्ट करवा दिया है। पुलिस ने मौके से 10 लीटर कच्ची शराब समेत भारी मात्रा में शराब बनाने के उपकरण भी बरामद कर लिए हैं। आपको बता दें कि यहाँ पुलिस ने 500 लीटर लहन को नष्ट कर दिया है और इस दौरान काली नदी में कूदकर शराब तस्कर भाग निकले, जिसके बाद थाना अध्यक्ष ने फरार हुए आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए यहाँ पर टीम गठित कर दी है। और साल 2020 में जब नई शिक्षा नीति लागू की गई थी तो प्रदेशों को 2030 तक का समय दिया गया था कि वो इस समय तक NEP लागू कर ले, लेकिन हरियाणा राज्य ने तत्परता दिखाते हुए जल्दी ही यहां पर स्कूलों में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने का लक्ष्य रखा है। इस स्पीड से काम हुआ तो हरियाणा के स्कूलों में साल 2025 तक नई शिक्षा नीति लागू हो जाएगी। इस क्रम में हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद ने कई बड़े बदलाव करने के लिए विशेषज्ञों की राय लेना शुरू कर दिया है। राज्य की हायर एजुकेशन काउंसिल ने नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए सिलेबस में बदलाव से लेकर पढ़ाने तक के तरीकों को बदलने तक कई मुद्दों पर विचार विमर्श शुरू कर दिया है और अब इसके लिए हर स्तर के विशेषज्ञों से राय ली जा रही है। हाल ही में चंडीगढ़ में इस बाबत सेमिनार भी आयोजित किया गया और चंडीगढ़ में हुए इस सेमिनार में राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर और डिप्टी वाइस चांसलर्स ने भाग लिया है। सीएम ने इस सम्मेलन में राज्य के 4 यूनिवर्सिटीज को KG से PG क्लास तक के लिए शिक्षा में संसाधनों को बदलाव करने और शिक्षा में नैतिक मूल्यों को जोड़ने के मुद्दे पर भी सभी से राय मांगी। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।